राजकुमार गौड़ जी के 4 साल पूरे हो चुके हैं विधायक के, अब इस साल चुनाव है। कैसा राजकुमार गौड़ जी का कार्यकाल रहा है आपके हिसाब से? मैं मेरे परिवार से 2 लोग वार्ड पार्षद हैं, तो मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। अभी नगर परिषद के कार्यकाल की बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि नगर परिषद कैसा काम कर? अब गौड़ साहब के दिमाग में ये है कि अगर नगर परिषद ने विकास कराया तो अशोक चांडक अपना वोट बैंक तैयार कर जाएगा, तो इसलिए वहाँ उनको पैसा नहीं देने दे रहे। यहाँ एक चलन है कि अपने नाराज नहीं करना, अपने को तो वोट चाहिए, चाहे रोड के बीच में दीवार बना दे कोई। जब प्रहलाद ठाक चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसी रात को उन्होंने बीजेपी के झंडे जला दिए। बीकानेर की जो टिकट थी वो अगले दिन बदल गई, मतलब जिस आदमी को दी उसको दे के उसकी काट के वो दूसरे को दे दी, तो गंगानगर की टिकट भी काट के प्रहलाद ठाक को दी जा सकती थी। मैं फिर भी प्रहलाद ठाक के साथ था, मैंने चुनाव में मदद भी की है और गांव-गांव जाके वोट मांगे। जगदीश बुडेला जी मेरे साथ थे, हम दोनों सुबह निकलते थे, रात को 11 बजे घर जाते थे। लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी मदद करने नहीं आए। गौड़ साहब ने पुलिस का यूज किया है, उनका भांजा है सुनील पहलवान, वो सभी थानों के जो थानेदार हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है और उस इंस्ट्रक्शन के तहत वो चलते हैं। किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है ये वही तय करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर में अलग अलग समाज रहते हैं, अलग अलग विचारधाराएं रहती हैं। कोई बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है तो कोई कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है। एक विचारधारा आती है कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारधारा के लोग भी गंगानगर में रहते हैं। आज ही उसी वामपंथी विचारधारा के लीडर महेंद्र जी के साथ बैठे हम। महेंद्र जी, आपका स्वागत है धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़ 13 का, धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। महेंद्र जी, आप कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बताइए कि आपने सबसे पहली बार कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में कहाँ सुना और कब सुना? कैसे आपको पता चला कि ये वामपंथी विचारधारा है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा है? मेरे फादर जेसीटी कपड़ा मिल है यहाँ, वहाँ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे जो वामपंथी विचारधारा से सीटू संगठन जो है उससे जुड़े हुए थे, इसलिए मेरा जन्म ही कम्युनिस्ट परिवार में हुआ। मेरी विचारधारा मेरे परिवार से आरंभ हुई है। एक बार कुछ लोगों को पता नहीं कम्युनिस्ट क्या चीज़ है, क्या किसको बोलते हैं कम्युनिस्ट, क्या विचार है कम्युनिस्ट का। एक बार बताइए कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, क्या वामपंथी विचारधारा है? वामपंथी विचारधारा ये है कि गरीब मजलूम जो बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग है उसकी मदद करना, उसके हर वक्त काम आना, जो शोषित समाज है उसको आगे लेके राजनीतिक रूप से परिपक्व करना, यही कम्युनिस्ट विचारधारा है। गरीबों का उत्थान करना। सर, आपने सबसे पहला आंदोलन कब किया था? सबसे पहला जब आपने, क्योंकि कम्युनिस्ट आंदोलनकारी भी माना जाता है, क्रांतिकारी शब्द यूज़ करते हैं कम्युनिस्ट कामरेड के बारे में। आपने सबसे पहला आंदोलन कब किया था और कहाँ किया था? मैं करीब, मेरी उम्र होगी 15 साल के लगभग। यहाँ एक खेमका कांड हुआ था। खेमका हमारे शहर के बड़े तगड़े व्यापारी थे और अपने बेटे की बहू को जलाने का आरोप था उन पे। उस वक्त उसको जला दिया गया। वो उसके माँ बाप दिल्ली से आए थे यहाँ। मैं छोटा था, दर्शन कोड़ा मेरे गुरु थे। उन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि खेमका को गिरफ्तार करो। उस वक्त खेमका की सिक्योरिटी के अंदर पुलिस उसके घर लगा दी गई थी और 302 का मुलजिम होने के बावजूद पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही थी कि वो पैसे वाला आदमी था। तभी शहर में एक आंदोलन हुआ था और वो मेरा पहला आंदोलन था। उस वक्त जेल भरो आंदोलन भी हुआ था, लोग जेलें भी काटते थे, तो मैं जेल में भी गया था। स्कूल जा रहा था और मैंने आंदोलन देखा। मेरे खून के अंदर, मतलब आंदोलन का, मेरे परिवार से जो है आंदोलन का जज्बा है। तो मैंने वो भीड़ देखी तो मैं चला गया, तो वहाँ वो गाड़ियाँ भर भर के जेल में लेके जा रहे थे, तो मैं भी चला गया। तो वहाँ जेल के अंदर खीर पूरी हमें खिला के शाम को छोड़ दिया गया था। ऐसा ही होता है आंदोलनकारियों के साथ, जेल में जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। नहीं, उस वक्त 35 रुपये जो धारा 29 में जो स्वेच्छा से गिरफ्तारी देता है, उसके लिए वो कोई आरोपी नहीं है, कोई मुलजिम नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। वो गिरफ्तारी दे रहा है देश के लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसके लिए 35 रुपया करीब उसका सरकार खर्चा वहन करती थी। और दर्शन कोड़ा हमारे नेता थे और उनको पता था कि सरकार की तरफ से हमें पैसा
सरकार इनको दे रही है, तो उन्होंने कहा था कि 35 रुपये का हमें सामान ला के दीजिए, तो उसमें हमें मतलब केले फ्रूट वगैरह। और आज भी यही सलूक होता है? कोई आंदोलनकारी अगर जेल में जाता है, क्या आज भी उसके साथ यही व्यवहार होता है? नहीं, अब बहुत चेंज आ गया, अब और पहले में बहुत चेंज आ गया। अब तो आंदोलनकारी जो है उसकी सरकार रड़क निकाल देती है, अगर उसको पकड़ के स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी तो उसको परेशान करते हैं, और इसीलिए मूवमेंट बढ़ नहीं पाता है। लोग भयभीत होने लगे, डरने लगे। पहले लोग भले अफसर होते थे जो कानून के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब अफसरों को जनता से डर लगता है कि ये जनता अगर ज़्यादा हो गई तो हमें परेशान करेगी, हो सकता है हमारा तबादला हो जाए। सबसे बड़ी बात है इस गंगानगर की, अगर अपन करें तो गंगानगर, यहाँ गंग नहर आती है, और गंग नहर आने की वजह से यहाँ पैदावार ज़्यादा होती है, और पैदावार ज़्यादा होने से यहाँ आम आदमी के पास पैसा आता है, चाहे वो कणक काटने वाला है, चाहे कणक निकालने वाला है, चाहे कणक को उठाकर मंडी तक पहुंचाना और मंडी से गोदाम तक पहुंचाना। ये एक चैन है बहुत लंबी मज़दूरों की। इस चैन में जितने लोग काम करते हैं वो सीज़न के अंदर करीब मेरे हिसाब से 1,00,000-1.5 लाख रुपया सीज़न वो कमा लेते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर। तो मतलब आम आदमी के पास पैसा होता है, और जब पैसा आम आदमी के पास होता है तो यहाँ के अधिकारी, जब भी कोई पड़ोसी से साथ झगड़ा हुआ तो मात्र 323-41 का झगड़ा मारपीट का है, उसमें भी 10-15 हज़ार रुपये रिश्वत ले लेते हैं। तो एक अधिकारी जो है वो इस भ्रष्टाचार के कारण वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, और वो जाना नहीं चाहता इसलिए वो दमन करता है कि लोग मेरे से डरे रहें, मेरे खिलाफ नहीं बोलें, इसलिए दमनकारी नीति यहाँ इसलिए अपनाई जाती है। अभी दूसरा, बीकानेर के किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ कोई 2 रुपये पुलिस वाले को नहीं देता रिश्वत के नाम पे। बड़े केसों में कोई रिश्वत चलती होगी, लेकिन मामूली झगड़ों में वहाँ FIR दर्ज नहीं होती, पैसा नहीं है वहाँ, और पैसा देते भी नहीं है ही नहीं लोगों के पास। तो वहाँ इस तरह की दमनकारी नीति नहीं चलती। वहाँ गांव के सरपंच पंच वगैरह जो हैं वो गांव में बैठ के उसको जो है वहीं सल्टा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर झगड़ा होता है तो 4 लोग तूल देने वाले और होते हैं कि उसके पास पैसा है, 4 दिन घूमेंगे, जयपुर शिकायत करने जाएंगे, हाई कोर्ट शिकायत करने जाएंगे, मतलब घूम के आएंगे, इसके 1,00,000-2 लाख लगवा देंगे। मतलब इस तरह का यहाँ कल्चर है, हवाई कल्चर है। राजकुमार गौड़ जी के 4 साल पूरे हो चुके हैं विधायक के, अब इस साल चुनाव है। कैसा राजकुमार गौड़ जी का कार्यकाल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो उनके साथ नहीं था चुनाव में, और लोगों के जो विचारधारा है, लोग नाराज़ हैं पता नहीं क्यों। जहाँ भी आज पार्कों में, कहीं भी चाय के ठेले पे जाओगे, कोई नाई की दुकान पे जाओगे, तो गौड़ साहब से वो नाराज़ हैं। नाराज़ होने का कारण एक तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि विधायक को 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मिलता है, वो 5 करोड़ रुपया पूरी गंगानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगना चाहिए। मेरे परिवार से 2 लोग वार्ड पार्षद हैं, तो मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, मतलब विधायक कोटे से 1 रुपया नहीं लगाया। तो इस तरीके से ऐसा क्यों किया? मतलब कि है तो उनके ही विधानसभा में ही। मेरे वार्ड में नहीं, लगभग बहुत से वार्डों में, मतलब गंगानगर के करीब। क्या ये पॉलिटिकल राइवलरी के कारण कि आप उनके साथ नहीं थे इसलिए, या फिर ये क्यों हो रहा है? मतलब आप विधानसभा के अगर बजट आता है वो पूरे शहर के लिए आता है, आपने ये कहा कि वो आपके वार्ड में उन्होंने पैसा नहीं लगाया, क्या ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप उनके साथ नहीं थे? बिल्कुल, ये बात तो पक्की है कि मैं उनके साथ नहीं था, इसी कारण से उन्होंने पैसा नहीं लगाया। लेकिन जो उनके साथ हैं उनके वार्डों में पैसा नहीं लगाया। पैसा कहाँ लगाया है पैसा? अब वो कहते हैं कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में लगाया है, लेकिन जहाँ हम गाँव में जाते हैं, मतलब देखते हैं, हमें तो नहीं दिखता कि कहीं पैसा लगा होगा। अभी गंगानगर के 2-4 जो सड़कें बनाई हैं, सीसी रोडें बनाई हैं, अब उसका वो वाहवाही लेते हैं कि ये हमने बनाई है, जबकि अभी एक ताराचंद वाटिका से लेकर टावर तक एक सीसी रोड बनी है, करीब 57 लाख रुपए उस पर लिखा है प्लेट पे, उस पर हमारे भी दोनों पार्षदों के नाम लिखे हैं। अब वो वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं कि ये सड़क मैं बना रहा हूँ, जबकि मुख्यमंत्री ने हर मतलब नगर पालिका नगर निगम में 10 किलोमीटर तक की सड़क बनाने का वायदा किया है। ये सड़क उस कोटे से बन रही है, और इसका पैसा नगर परिषद की टी से कटेगा।
टी का मतलब एक सरकार ने जब चुंगियां बंद की थी तो एक फिक्स पैकेज जो है उसको कर दिया, भी आपको 3.5 करोड़ रुपया पर मंथ दिया जाएगा। उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह है, सफाई के काम के अंदर ट्रॉलियों का, मजदूरों का सारा, तो उस टी में से वो पैसा कटेगा। लेकिन विधायक साहब कहते हैं कि ये जो है मैं मेरे कोटे से बना रहा हूँ, जबकि उस प्लेट पे विधायक कोटे का नाम नहीं लिखा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि विधायक कोटे से नहीं बनी हुई, ये योजना आई है उसके आधार पे बनी जा रही है। आधार पे शहर में तमाम इस तरह की कई सड़कें मैं बता सकता हूँ, जैसे कर्णपुर चुंगी से लेके श्यामनगर तक कोलतार की रोड बनाई गई। वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं ने फ़ोटो खिंचवाई, रिबन वगैरह सब काटे। वो सड़क गंगानगर में जब वसुंधरा आई थी तो 17 करोड़ रुपया नगर परिषद को दे के गई थी। वो 17 करोड़ रुपया जब वहाँ टेंडर करवाए तो इस बात का आरोप लगा कि यहाँ मंदिर बांट हो रही है। उस पैसे को उठा के यूआईटी को दे दिया गया, और यूआईटी में भी फिर वही चहेते ठेकेदारों को देने की जहाँ तक बात चली वहाँ, तो फिर वहाँ फिर शिकायत हुई कि तो अपने ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभी तो यूआईटी का चेयरमैन ही नहीं है, तो वो कौन दे रहा है? ये बात अब की नहीं है, ये बात है करीब 4-5 साल पहले की। वो फिर पैसा उठा के पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया, और वो पैसा पीडब्ल्यूडी के पास 4 साल से वहाँ पड़ा था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने उस पैसे का यूज किया है, मतलब कर्णपुर से श्यामनगर तक वो कोलतार की बहुत बढ़िया पेवर रोड बनाई है। अब वो वसुंधरा ने पैसा दिया था, वो पैसा 17 करोड़ रुपया वो था, और एक मीरा चौक से लेकर और 3 तक एक रोड बनी है, वो उसी 17 करोड़ में से है, एमएलए कोटे से नहीं है। अभी एक रोड नाथवाड़ा से लेके चहल चौक से ये रोड बनाई है, वो भी सरकार ने बनाई है, मतलब एमएलए कोटे से नहीं बनी हुई वो। अब एमएलए सरकार के प्रतिनिधित्व हैं गौड़ साहब, अगर आप विधानसभा जा रहे हैं तो वो सरकार के ही बंदे हैं। अगर ये सरकार ने बनाई है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विधायक की भी भूमिका है इसमें। देखिए, विधायक की भूमिका तो है ही है, लेकिन इन रोडों को प्लान से नहीं, मेरा एक इन पे आरोप है कि इन रोडों को प्लान से नहीं बनाया गया। जैसे कि चहल चौक से आप बाहर निकलिए, इसको 1 फुट उठा दिया गया। अब ये हमारा जो पीछे का रोड है जो मीरा मार्ग की ओर जाता है, ये 1 फीट डाउन है। पिछले जब बारिश आई थी जुलाई में, तो यहाँ 2-2 फीट पानी मतलब इकट्ठा हो गया। आगे जाने के लिए रोड क्रॉस कर नहीं पाया, क्योंकि रोड 1 फीट ऊंची उठा दी। रोड क्रॉस कर नहीं पाया, लोगों के घरों में पानी घुम गया, जबकि इस इलाके में कभी पानी किसी ने देखा ही नहीं। क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं, करीब 500 मीटर पे एक बड़ा नाला जो नहर की तरह है, जो सीधा सूरतगढ़ रोड के साथ साथ चलता हुआ आगे एसटीपी प्लांट में चला जाता है। ये पानी सारा उस नाले में जाता था, लेकिन इस रोड को उठाने के बाद वो पानी यहीं जो ब्रेक हो गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। मतलब ये प्लान से नहीं बनाई गई। सिविल इंजीनियर्स की गलती है, जो ये इंजीनियर्स आ रहे हैं, अगर ये प्लान से नहीं बन। इंजीनियर्स की गलती तो है, लेकिन गौड़ साहब कहीं मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि मैंने मोटी मोटी सड़कें बनाई हैं, तो ये उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए। अभी नगर परिषद के कार्यकाल की बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि नगर परिषद कैसा काम कर? नगर परिषद काम तो ठीक कर रही है, लेकिन नगर परिषद को पैसा नहीं दे रही सरकार। उसके अलग से कोई बजट नहीं आ रहा है। जो बजट सरकार जो टी भेजती है और उसके एक्स्ट्रा कोई 1-2 करोड़ रुपया कोई आता है, उसी से काम चल रहा है, बल्कि सरकार की तरफ से अलग से कोई मदद विकास। तो ये तो सर कांग्रेस का ही नगर परिषद में सरकार बनी हुई है, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, पर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये भेदभाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ गंगानगर से कांग्रेस की टिकट पे अशोक चांडक ने चुनाव लड़ा, और कांग्रेस के नेता थे श्री राजकुमार गौड़ साहब, और गौड़ साहब को जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद राज्य सरकार के अंदर 200 सीटें हैं। 200 सीटों में 101 सीट चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो सारे विधायक मिलाने के बाद, निर्दलीय मिलाने के बाद 101 हो पाए, मतलब 101 हो पाए थे। अब 101 में हमारे गौड़ साहब भी हैं, उसमें हमारे सीपीएम के 2 भी हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के 6 लोग हैं शायद, तो इन सब को मिलाकर 101 हुए। अब गौड़ साहब जो है उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, सीएम साहब से क्लास फेलो भी रहे हैं और उनके साथ 40 साल से संबंध हैं। और नगर परिषद के अंदर अशोक चांडक जी हैं, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं गंगानगर में, अभी वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जाके वार्डों में वोट मांग रहे हैं लगातार। पिछले 4 साल से 5 साल से वो वोट मांग रहे हैं। अब गौड़ साहब के दिमाग में ये है कि अगर नगर परिषद ने विकास कराया
तो अशोक चांडक अपना वोट बैंक तैयार कर जाएगा, तो इसलिए वहाँ उनको पैसा नहीं देने दे रहे। दूसरा, वहाँ पिछले इस कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में 7 कमिश्नर बदले गए हैं। कोई कमिश्नर यहाँ रहना ही नहीं चाहता। अभी कपिल यादव है, उसको यहाँ लगाए करीब 3 महीने हुए हैं, तो पिछले 1.5 महीने से वो छुट्टी पे हैं, और 1.5 महीना जब वो यहाँ रहे तो अपने घर पे रहे, सीट पे नहीं आए वो। मतलब इनके डर से कोई सीट पे नहीं बैठता। कारण ये है कि उस नगर परिषद चलनी नहीं चाहिए। आज नगर परिषद के हालात ये हैं कि 800 पटे की फाइलें वहाँ पड़ी हैं। 800 पटों में से अभी करीब 200-250 पटे ही ये बना पाए हैं, बाकी कोई पटे नहीं बना। ये आयुक्त ना आने की वजह से हो रहा आयुक्त नहीं आने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत ने, अभी अशोक गहलोत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि मेरी किसी भी योजना में किसी अधिकारी ने अगर काम नहीं किया तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। ये अखबार में मैंने खबर पढ़ी। तो मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे संभाग में जो जनता क्लिनिक बनना था, वो एक ही क्लिनिक जो है राज्य सरकार का मेरे वार्ड नंबर 15 में मंजूर हुआ। नगर परिषद की जगह थी, उसका पटा भी बना दिया गया। पटा बनाए को आज करीब 2 महीने हो गए और वो पटा नगर परिषद में पड़ा है। अभी CMHO उसको लेने के लिए नहीं आया, मतलब उसके लिए कोई गंभीर नहीं है। CMHO से चेयरमैन साहब ने बात, जो चेयरमैन के पति हैं अशोक चांडक जी ने, उन्होंने बात की कि वो हमने पटा देना है। वहाँ गिरधारी लाल जी मेरडा बैठे हैं, CMHO साहब अभी 2-4 दिन चार्ज मिला था उनको। उनका ये कहना है, बोला जी वो फर्जी है, वो तो जनता क्लिनिक, मतलब सरकार की योजना के खिलाफ बोल रहे हैं वो। इसकी बात कर गिरधारी लाल मेरडा जो CMHO है, जिनको पटा CMHO को देना है बना के, उसके बाद बिल्डिंग दानदाता से बननी है, और वो बिल्डिंग हमने बना के देनी है। हमने तो सिर्फ चाबी देनी है उनको, फर्नीचर वगैरह टोटल लगा के। उस पटे को लेके नहीं जा रहा है CMHO ऑफिस। सरकारी योजनाओं को जो है धत्ता पहुंचाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को मतलब कुछ सरकार, ये अफसर या कुछ समझते ही नहीं इसका। तो सर एक बात तो ये भी है ना, ये सर एक गुटबाजी के अंदर फंस गया पूरा शहर। चलो आपने बताया राजकुमार गौड़ जी के और अशोक चांडक जी ये आपसी में एक पॉलिटिकल राइवलरी है, पर सर इसमें शहर का काम रुक गया ना सर। ये एक आपको नहीं लगता है कि ये सारा गुटबाजी के अंदर फंस गया पूरा शहर? शहर जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको विरोध करना चाहिए, वो तमाशा देख रही है इन दोनों की लड़ाई का, जिसको रोल अदा करना चाहिए। चाहे राजकुमार गौड़ है चाहे अशोक चांडक है, दोनों का विरोध भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जबकि वो विरोध नहीं कर रहे। अब हमने अशोक चांडक की मदद की, हमने उसको चेयरमैन बनाया, लेकिन विरोध भी हम ही कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने नगर परिषद में धरना लगाया है इसी बात के लिए कि जो पटे नहीं बना रहे हो, जो अधिकारी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, कच्ची बस्तियों के जो लोगों ने पटा अप्लाई कराया है, 8 महीने से सरकार ने नियम बना के दे दिए आपको, और आपने आज तक उन पटों को हाथ तक नहीं लगाया है। ये काम कब चालू करोगे? हमने लिखवा के लिया है उनसे, तो अगले सप्ताह उन्होंने वायदा किया कमिश्नर ने कि मैं ये सारे काम जो है अगले सप्ताह कर दूंगा। तो उसके लिए भी हमें ही लड़ना पड़ रहा है, यानी पक्ष और विपक्ष जो है हम ही पक्ष का रोल अदा करें। और एक ये भी सवाल था कि सर गंगानगर में विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है आपके हिसाब से, कि ये 4 साल हो चुके हैं, ये विपक्ष तो है कि MLA साहब है पक्ष में, विपक्ष की भूमिका असली किसने निभाई है? विपक्ष की भूमिका एक तो है महेंद्र बागड़ी, एक बंटी वाल्मीकि है, एक जगदीश घोड़ेला है, और एक पीछे बैठे हैं हमारे बड़े भाई बालकृष्ण कुलचानिया जी। हम 4 लोग हैं जो इलेक्टेड पर्सन हैं और जो नगर परिषद के वार्डों से जीत के गए हैं। हम ही विरोध करते हैं, चाहे गौड़ साहब का करें चाहे अशोक चांडक का करें, हम ही विरोध करते हैं, हम ही बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा। ये 2 साथी जो हैं बालकृष्ण कुलचानिया जी, जगदीश घोड़ेला जी, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ, और मेरा भाई तरीके से तो फिर तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से है, तो एक विरोध तो आई। भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट से नहीं लड़ रहे हैं, फ्रंट हमारा है अलग से, मतलब एक हम 4 लोगों ने एक टीम बनाई है, और हमारे पास फिर 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। अपने विजेंद्र स्वामी है, और हमारे पप्पू यादव, पप्पू है चौधरी, और सुशील चौधरी है, और लकी। आप ये कह रहे हैं जो पक्ष में है वही विपक्ष का रोल। तो बीजेपी सर, बीजेपी के जो नेता हैं
आप वो ये कह रहे हैं उन्होंने विपक्ष का कोई रोल नहीं निभाया कि 4 साल में अगर उन्होंने चुनाव लड़ाया, जैसे वनीता आहूजा की बात करें, अगर बात करें कि जो अभी एमपी साहब हैं, एमपी साहब की भी अच्छी सी टीम है एक, क्या ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने में सक्षम हुए हैं? विपक्ष की भूमिका वो इसलिए नहीं निभा रहे हैं कि यहाँ एक पैटर्न है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अब उनको ये लगता है कि कांग्रेस जा रही है, बीजेपी अपने आप आ जाएगी, ज़रूरत ही नहीं अपने को किसी के खिलाफ बोलने की। मतलब जिसके खिलाफ बोलोगे एक तो नाराज़ होगा। यहाँ एक चलन है कि अपने नाराज़ नहीं करना, अपने को तो वोट चाहिए, चाहे रोड के बीच में दीवार बना दे कोई, अपने को तो वोट चाहिए। मतलब गलत को गलत नहीं कहना। तो गलत कहने वाले कुछ 2 4 10 साथी शहर में अकाउंट उंगलियों पे गिरने वाले हैं, और वो हमेशा ही गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं, और वही संघर्ष करते हैं, वो चाहे पार्टी है, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है। सर अभी बात करते हैं कि आपने बताया कि पक्ष विपक्ष की बात बताई। सर मैं आपको 4 नाम दे रहा हूँ, आप इनको इस आधार पे जचाइए कि ये सबसे ऊपर है अगर काम के करिए पे जिसने काम करा है, और ये सबसे नीचे है। एक राजकुमार गौड़, अशोक चांडक, वनीता आहूजा और जयदीप बिहानी। सबसे ज़्यादा काम किसने किया और सबसे कम काम किसने? नीचे से स्टार्ट करते हैं अपने। जयदीप बिहानी बड़े अच्छे आदमी हैं और मुंह फट आदमी है, मुंह पे कहने वाले आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हैं। पिछला चुनाव जब लड़ा उन्होंने, उनको 30,000 के लगभग वोट मिले, लेकिन 30,000 वोट लेने के बाद उनके कार्यकर्ता जो थे, जो टीम थी उनकी, उसको वो संभाल नहीं पाए और वो टीम बिखर गई। आज उनके साथ टीम के नाम पे कोई 10 लोग बचे होंगे। वो कहते हैं सर हमने साइलेंटली काम किया है, कहते हैं कि जो मेरे से काम कटवा रहे हैं उनको पता है मेरी वैल्यू क्या है। ये तो समय जनता ही बताएगी। मैं भी शहर का नागरिक हूँ और मेरे को पता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जयदीप मेरे भाई की तरह हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिस 30,000 वोटों मिलने के बाद जिस उत्साह के साथ समाज में काम करना चाहिए था, उस उत्साह के साथ उन्होंने काम नहीं किया। हो सकता है उन्होंने अंदरूनी क्या होता है, राजनीतिक तो ओपन होती है और अंदरूनी और ओपन जो है, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपने विनीता आहूजा का बताया, बहुत ही बड़ी अच्छी लेडीज़ है, वो शरीफ है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए एक संस्था चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर हैं क्योंकि मजबूत वक्ता नहीं है, शरीफ परिवार से है, और एक पार्टी के दम पे चुनाव लड़ना। शरीफ परिवार से ये भी एक समस्या बन चुकी है। हाँ नहीं, एक पार्टी के दम पे, केवल पार्टी के दम पे चुनाव लड़ना एक आदमी की जीत का श्रेय नहीं मिल सकता। चुनाव लड़ने के कई गट्स होते हैं। अपने आप में मजबूत होना, अपने आप में क्वालिटी होना, जनाधार जिसको कहते हैं, खुद का जनाधार होना, पार्टी का वोट बैंक होना, ये 3-4 चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तब चुनाव बनता है। जीत तब भी नहीं सकता, चुनाव बनता है। और तो चुनाव जीतता कब है आदमी, जब रड़क का वोट मिल जाता है। मतलब हमने उसको हराना है और वोट इसको देना है, इस बात के लिए नहीं कि जीतेगा, हमने उसको हराना है। जिस दिन वो वोट मिल जाता है तो आदमी जीत जाता है। अच्छा आप ये कह रहे हो कि हराने के नाम पे लोग जीत जाते हैं कि इसको हराना है? अरे यहाँ गंगानगर में चुनाव जिताते नहीं हैं, चुनाव हराते हैं। और जब रड़क वाला वोट जब मिलता है तो आदमी पार होता है। मतलब सर एक मैंने बात बंटी वाल्मीकि जी से भी कही कि सर SC ST OBC इस समाज से कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं उठ के आ रहा, कोई बड़ा विधायक या फिर कोई बड़ा लीडर आम सामने क्यों नहीं आ रहा कि ये जब इनके लीडर आते हैं तो ये किसी ना किसी लीडर के अंडर हो जाते हैं, क्यों ये सामने आके आगे नहीं जा रहे? अब SC ST OBC की जहाँ तक अपने बात करें, अब ST SC OBC में जितने भी यहाँ नेता हैं वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। मतलब पैसा नहीं है उनके पास। जैसे मेरा ही देख लो, किसी आंदोलन में हम कमज़ोर नहीं पड़े, किसी सिस्टम से हम डरते नहीं, लोगों की मदद करने में हम कभी पीछे हटते नहीं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक हम घर का एक भी काम नहीं करते, सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। प्योरली सोशल वर्कर हैं, प्योरली अपने ऑल टाइमर हैं, लेकिन फाइनेंस के रूप में हम जीरो हैं। आज विधायक का चुनाव लड़ो तो 3 ट्रॉली वोटर लिस्ट होती है,
उसकी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हम कैसे चुनाव लड़ लेंगे। मतलब आज चुनाव जो है वो पैसे का रह गया, जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेगा। आम आदमी के चुनाव लड़ने का मतलब कब से हुआ है पैसे की, जब आप चुनाव की बात आ रही है कि पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, अब ये कब से चालू हुआ, कब स्टार्टिंग से ऐसा है या बाद में चेंज हुआ? ये बीमारी आई है कामनी जिंदल से, उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले जो लोग चुनाव लड़ते थे तो लड़ते नहीं थे, लड़वाते थे। लोग चंदा देते थे, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 50, कोई लाख, जिस आदमी की जितनी मतलब लेवल होता था उस लेवल से वो चंदा देते थे। हमारे सुरेंद्र राठौड़ ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उस आदमी के घर के राशन का पैसा और बिजली का पैसा लोग चंदा करके उसका बिजली का बिल भराते थे, उसके घर में राशन पहुँचाते थे। वो लोकप्रिय नेता थे और उनको 73,000 वोट मिले और लोगों ने चंदा दिया उनको। लेकिन उसके बाद जैसे ही कामनी जिंदल आई, इन्होंने तिजोरी खोल दी और उसके बाद तो चुनाव इतना महंगा हो गया कि आज अगर कोई सभा करते हैं ना और लोगों को, हम गरीब लोगों को कहते हैं कि सभा में आओ, वो कहते हैं कितनी दिहाड़ी दोगे। मतलब आदमी 400 रुपये मांग रहा है वो सभा में जाने का। अब उनका कौन आंदोलन लड़ेगा, लड़ाइयाँ उन्हीं की लड़ी जा रही हैं। सरकार से हम कोई मांग करते हैं तो गरीब आदमी के लिए मांग करते हैं और गरीब आदमी आज सभा में जाने का पैसा मांगता है। सर कैसे सही कैसे होगा, अगर ये पैसे की अब राजनीति चालू हो गई है तो सुधार कैसे होगा, कैसे लोगों का नेता सामने आएगा कि जो लोग चुनते हैं जिसको पैसे के नाम पे नहीं उसके काम के नाम पे, ये कब होगा? देखो, अब गरीब आदमी को और ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है। वो जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे पैसा ले ले और वोट मेरे जैसे आदमी को दे दे, फिर ये ठीक होंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ये बात बोली थी कि अगर कोई पैसा दे रहा है पैसा ले लो, पर वोट आपको पता है आपने किसको देना है। नहीं, मैंने भी मेरे वार्ड में चुनाव लड़ा, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का, वो पैसे वाले लोग थे। तो मैंने कहा भाई पैसा तो उनसे ले लेना, वोट मेरे को देना है। तो मेरे को वोट इतने ज़्यादा दिए कि मैं उनसे 2 गुना वोट से जीता। तो ये तो तभी इन सेठों को पता चलेगा कि इनसे पैसा सेठों से ले ले, शराब वगैरह जो भी बांट रहे हैं इनसे सारा माल ले ले और वोट मेरे जैसे आदमी को दे दे, तब ये टिक के बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। आपसे अब मैंने सवाल पूछा था, अपन उससे आगे बढ़ गए थे। आपने 4 नाम की बात करी थी, आपने सबसे नीचे जयदीप बयानी जी, हाँ उसके आगे बताइए। और अब अशोक चांडक और ये राजकुमार गौड़ रह गए हैं। तो मैं ना तो अपने गौड़ साहब के साथ हूँ और ना ही मैं चांडक साहब की पार्टी में हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं माहौल देख रहा हूँ, माहौल चांडक साहब के पक्ष में है। वो मेहनत कर रहे हैं, गांव में अच्छी टीम तैयार की है उन्होंने, शहर में भी अच्छी टीम तैयार की है। लेकिन उनके खुद के समाज के लोग, उनके काफ़ी वोट हैं, करीब 20-25 हज़ार यहाँ वैश्य समाज के वोट हैं। अब उन वोटों पे डिपेंड करता है कि वो किस साइड जाएंगे, क्योंकि उसमें जयदीप बयानी कैंडिडेट हैं और खुद कैंडिडेट है और 1-2 और भी हैं वैश्य समाज से, वो भी टिकटें मांग रहे हैं, जबकि उनको मिलेगी नहीं। लेकिन इन 2 में से कौन लड़ेगा? हाँ, एक वो संजय मुंदड़ा जी हैं, वो भी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। महेश पेड़ीवाल जी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट महेश पेड़ीवाल को मिले नहीं मिले, संजय मुंदड़ा को टिकट मिले नहीं मिले, जयदीप बयानी को टिकट मिले नहीं मिले, वो अशोक चांडक के साथ रहेंगे या राजकुमार गौड़ के साथ रहेंगे या विनीता आहूजा के साथ रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो वैश्य समाज का है। आप किसके साथ रहेंगे? अभी हमने फैसला नहीं किया है। कुमार समाज ने, आज मीटिंग थी हमारी, स्नेह मिलन समारोह था, हमने ये किया है कि हम एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं रावला से लेकर और सादुल शहर तक। उसमें पूरे समाज को लामबंद करेंगे और लामबंद करने के बाद हम 6 की 6 सीटों पे ये फैसला करेंगे कि किस कैंडिडेट की मदद करनी है। और पूरा समाज इस चुनाव में ये साबित करेगा कि कुमार जिंदा हैं और हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। प्रहलाद राय टाक जी ने अभी चुनाव लड़ा था पिछले साल, क्यों नहीं वोट मिल पाते? समाज के व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, अगर कुमार समाज का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो क्यों नहीं वोट मिल पाते लोग उनको? अगर आप कुमार समाज के दम पे चुनाव लड़ो तो बिल्कुल कुमार समाज आपकी मदद करता, लेकिन आप कुमार समाज को पूछो ही नहीं और कुमार समाज के दम पे चुनाव लड़ो ही नहीं, तो आपको कुमार समाज वोट देगा कैसे? है तो सर आपके समाज का व्यक्ति।
ये कोई बात थोड़ी हुई, वो हमारे समाज का है। समाज के तो अभी हमारे वो आए थे अमित कारगवाल जी आए थे। वो बोले जी मैं 95 से जो है लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। जब प्रहलाद टाक चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसी रात को उन्होंने बीजेपी के झंडे जला दिए। उनको कहाँ जरूरत थी, बुद्धि और विवेक से काम किया नहीं। सलाहकार उनके इतने मानसिक तनाव में थे कि वो फैसला ही नहीं कर पाए, रात को झंडे जलाए। बीकानेर की जो टिकट थी वो अगले दिन बदल गई, मतलब जिस आदमी को दी उसको दे के उसकी काट के वो दूसरे को दे दी। तो गंगानगर की टिकट भी काट के प्रहलाद ठाकुर को दी जा सकती थी। वनीता आहूजा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं थी। आपको लगता है अगर प्रहलाद राय ठाकुर को टिकट मिलती है वो विधायक बन सकते हैं? जबरदस्त फाइट करता वो विधायक, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन बनता, लेकिन फाइट इतना ज़बरदस्त होता कि यहाँ हमारी छाप बनती कि वास्तव में कुमार बहुत मजबूत हैं। लेकिन उसके बाद वो झंडे जला दिए। उनके दो सलाहकार ऐसे थे कि उनको जयपुर ले गए और बीएसपी की टिकट ले आए। मेरे फूफा जी एक मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, उनको क्या लेना है बीजेपी से, क्या लेना है बीएसपी से। वो कहते हैं यार ये हाथी वाला काम गलत कर दिया। मतलब उनको क्या, मतलब उनको वोट देने से मतलब है, उनको कोई काम नहीं है विधायक से। वो सारे काम मेरे से करवाते हैं, कोई काम है A to Z टोटल काम मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे फूफा है। और मैं राजनीतिक तौर पे बड़ा मजबूत हूँ गंगानगर में। हर अधिकारी मेरा फ़ोन उठाता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि मेरी बात नहीं सुने। लेकिन उनको कहाँ ज़रूरत है ये बात कहने की। मतलब आम आदमी ये था कि ये हाथी पे क्यों चढ़ गए। मतलब उनको टिकट नहीं मिली, उनको सीधा धर्मशाला में आना चाहिए था। समाज की पूरी कार्यकारिणी को इकट्ठा करते और कहते कि इन पार्टियों ने मेरे साथ धोखा किया है, अब समाज फैसला करे कि मुझे क्या करना है। और यहाँ महापंचायत बुलाते, ऐसा नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। वो तो इतने डरपोक आदमी है जी, अब मैं क्या बताऊँ। हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ एक सम्मेलन बुलाया, वहाँ 98% कुमार इकट्ठे हुए और उस सम्मेलन का नाम क्या दे दिया, सर्व समाज। मैंने उनको कहा कि लिखो इस पे कुमारों की महापंचायत, कहाँ डरने की जरूरत है। अरे टिकट ही तो मांग रहे हो, अभी तो टिकट मांग रहे हो, अब लिखो कुमारों की महापंचायत। 25,000 कुमार आप रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे करके, और वहाँ आपको डर लगता है कि अगर मैंने कुमारों का नाम ले दिया तो अदर कास्टें नाराज हो जाएंगी। तो राजी कब थी, राजी कब थी। आपके साथ दूसरी कास्टें होती तो वहाँ 50,000 लोग होते, लेकिन 25,000 कुमार वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ कोई छुटपुट 200-400 लोग दूसरे आ गए और उन्होंने उसका सर्व समाज का नाम दे दिया। और देने के बाद फिर उन्होंने टिकट मांगी, टिकट उनको मिली नहीं, सीधे बीएसपी की टिकट ले आए। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और बहुत बड़ी भूल थी। मैं फिर भी प्रहलाद टाक के साथ था, मैंने चुनाव में मदद भी की है और गांव-गांव जाके वोट मांगे। जगदीश घोडेला जी मेरे साथ थे, हम दोनों सुबह निकलते थे, रात को 11 बजे घर जाते थे। लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी मदद करने नहीं आए वो पार्षद के चुनाव में। ऐसा क्यों? बीजेपी सर एक बात ये भी है कि समाज में यूनिटी की बात आती है, एकता की बात आती है, क्या एकता है? एकता की सवाल ये नहीं। वो हाथी से उतरे, उसके करीब साल बाद वसुंधरा का एक फ़ोन आया कि आप तुरंत जाइए, उनके कौन वो थे, कोई मंत्री, बोला उनके घर जाएं और अपना फटाफट फॉर्म भरवाएं। मतलब उनको ऑर्डर किया, ये नहीं किया प्रहलाद जी आप आइए, आप नाराज़ क्यों हैं। जहाँ तक मेरे पास मैसेज है, उनको एक फ़ोन किया कि आप फटाफट अपना फॉर्म भरवाएं और जाके बीजेपी का फॉर्म भरे। मतलब कभी बीएसपी में जा रहे हो, कभी जो है भाजपा में जा रहे हो। और उसके बाद मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय है, मेरे सामने जो आदमी भाजपा का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए वो वोट मांगने जा रहे हैं मेरे वार्ड में। तो समाज की कहाँ बात करते हो। समाज का मतलब एक ही होता है कि महेंद्र बागड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था और महेंद्र बागड़ी ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और आपके साथ घूम रहा था और आपके लिए वोट मांग रहा था। और मैं इसलिए वोट मांग रहा था कि अगर मैं कल चुनाव लड़ूंगा तो मेरे समाज के लोग मेरे से ये सवाल नहीं करें कि प्रहलाद टाक के टाइम आप कहाँ थे, तो मैं ये बता सकूं कि मैं समाज के साथ था और समाज की वोट में मैं हकदार हूं और मुझे वोट दो। मेरे वार्ड में 500 वोट हैं और टोटल के टोटल वोट मेरे को मिले हैं क्योंकि मैं समाज के साथ था। और मैं समाज के साथ जब 2 पार्षद चुनाव लड़ा, उसके बाद मुझे जो है समाज का चुनाव लड़ाया, मैं यहाँ दुगने वोटों से जीता हूँ। मतलब लोग, हमारा समाज
उसी से लाड करता है जो समाज का काम करता है, जो 2018 में सर प्रहलाद टाक चुनाव लड़े, समाज के उनके पास वोट कम आए, पर सर समाज के वोट गए कहाँ? कुमार समाज ने किसको ज़्यादा वोट दिए? गौड़ साहब को वोट दिए। कुमार जो है गौड़ साहब के साथ लगे हुए थे। मेरा भतीजा है रणवीर करोड़ीवाल, मैं उसके घर गया, उसने करीब, वो तो कहता है मैंने 5 लाख रुपए चंदा दिया है गौड़ साहब को। अब मतलब 5-5 लाख रुपए चंदा दे के और हमारे कुमार वोट, पैसा भी जा रहा है और वोट भी जा रहा है, तो ज़्यादातर कुमार जो हैं गौड़ साहब के साथ लगे थे और इनको 15,000 वोट मिले। ये 15,000 वो जागरूक कुमार हैं जो समाज के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। पहले हमारे जो है बिरथलिया जी चुनाव लड़े थे, उनको सत्यवान बिरथलिया, उनको 10,000 वोट मिले थे और धीरे धीरे वोट बैंक बढ़ता है, वो 10 साल पहले की बात है। तो जो इनको वोट मिले, ये 15,000 कट्टर कुमार हैं जो इधर से उधर नहीं हो सकते। मतलब महेंद्र बागड़ी भी अगर चुनाव लड़े तो ये 15,000 तो 15, 17, 18,000 वोट तो पक्के मिलेंगे। ये सारे वोट गौड़ साहब के पास? नहीं, ये वोट हमारे पक्के हैं। मतलब कोई कुमार लड़े एनीवे, ये वोट मिलेंगे। मतलब इस बात को, ये तो बात फाइनल है कि 40,000 वोटों में 15,000 तो कट्टर हैं। 15,000 वोट का मतलब होता है 5,000 कार्यकर्ता, और जिसके पास 5,000 कार्यकर्ता होते हैं उसका चुनाव बनता है, उसको लड़ना चाहिए। जो गौड़ साहब के साथ कार्यकर्ता थे, जो गौड़ साहब के कुमार कार्यकर्ता थे, वो अभी संतुष्ट है उनके काम से? क्या उनके काम हुए हैं? कुमार समाज में काम करवाया है गौड़ साहब ने? ऐसा है जी, कुमार समाज के नहीं, उनके खुद के समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं उनसे, गालियां देते हैं उनको। मेरे वार्ड में रहते हैं उनके लीला शंकर जी हैं, सारस्वत, एमईएस के अंदर नौकरी करते हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं सारस्वत समाज के। वो उनके कट्टर खिलाफ हैं, वो वोट मांग रहे हैं कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। उनके खुद के समाज के, हमारा समाज तो छोड़ो, उनके खुद के समाज के लोग उनके खिलाफ हैं। मतलब संतुष्ट उनसे कोई नहीं है। इसका कारण क्या रहा? एक तो ये दिमाग में आती है मेरे कि जैसे कि मेरा रोज़ का काम रहता है पुलिस से, मैं गरीब बस्तियों में रहता हूँ, किसी का मोटरसाइकिल रोक लिया, कोई बच्चा शरारत करे आया, मतलब थानों में, तो एक तो थानों के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। जो पुलिस के दम पे राजनीति करेगा वो निश्चित तौर पे मरेगा, ये तय है। राजनीति क्या होती है कि दो लोग लड़ लिए, हमारा काम होता है उनका आपस में राजीनामा करवा दें, हम उनके एक पे मुकदमा कराएं, एक को जेल भेजें। ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया, गांव में जाओ आप, बहुत रोज़ झगड़े होते हैं, लेकिन वहाँ बूढ़े बुजुर्ग धमका देते हैं, समझा देते हैं, तो लोग उनकी बात मानते हैं, वो थाने तक नहीं जाते। लेकिन शहरों में उल्टा सिस्टम है, यहाँ तो सीधा मुकदमा कराओ और जेल भेजो, ये मेरे खिलाफ था, इसकी रड़क निकालो। पुलिस का यूज़ हो रहा है इसमें? गौड़ साहब ने पुलिस का यूज़ किया है। उनका भांजा है सुनील पहलवान, वो सभी थानों के जो थानेदार हैं उनको इंट्रैक्शन देता है और उस इंट्रैक्शन के तहत वो चलते हैं, किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है ये वही तय करते हैं। ये जो चिट्टा बिक रहा है, जो नशा आ रहा है, ये पुलिस को पता है इस बारे में? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैंने 200 लोगों की लिस्ट दी थी। इनसे पहले एसपी साहब थे, आनंद जी से पहले, आनंद शर्मा जी से पहले, मैं नाम भूल गया उनका, उनको मैंने 200 लोगों की लिस्ट दी थी कि ये लोग शहर में चिट्टा बेच रहे हैं और मैं आपको पकड़वा सकता हूँ, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? पुलिस का ये कहना है कि ये खुद नशा करते हैं और कोई थाने में मर गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाएगी। सर फिर ऐसे कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? अब अगर ये चिट्टा बिक रहा है, ये सर शहर की समस्या है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो आपके हिसाब से ये सही है कि क्यों, कैसे बंद होगा नशा? क्योंकि लगातार नशा आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, चाहे कहीं मर्जी से आ रहा है, नशा आ रहा है गंगानगर। देखिए, ये सारी बात पुलिस कप्तान पे डिपेंड करती है। आज से पहले जितने पुलिस कप्तान आए सब ढुलमुल रवैये से चलते रहे, लेकिन आज ये जो परेश देशमुख जी हैं, इनके बारे में मैं आईजी साहब से मिला था अभी कई दिन पहले, उन्होंने बताया कि बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार अफसर हैं। और मैं दिनेश एमनी से मिल के आया हूँ अभी 4-5 दिन पहले, उन्होंने बताया
कि आप एसपी साहब से मिलें, ये कालूराम मेघवाल वाला मामला था। ये सख्त हैं और ये जब से आए हैं इन्होंने तमाम एसएचओ के नकेल डाली है और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पैदल गश्त करते हैं इलाके में एसएचओ खुद पूरी टीम के साथ। ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब अब हमें उम्मीद जगी है कि ये एसपी साहब शायद शहर में नशा बंद कर पाएंगे, क्योंकि आज से पहले पुलिस कहती है कि हमने नशा पकड़ा, मेडिकेटेड नशा पकड़ा, गांजा पकड़ा, लेकिन चिट्टा नहीं पकड़ा। लेकिन पिछले दिनों मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि चिट्टा भी धीरे धीरे पकड़। कह रहे पुलिस काम कर रही है, अब कब कर रही है? एक सर, आपने सबसे पहले आपने कहा था कि पुलिस थानों में दबदबा है, गौड़ साहब के, उनके आपने भांजे का नाम लिया, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। इससे शहर में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? अगर दबदबा है, एमएलए का दबदबा है, तो ये तो अच्छी बात है, पुलिस एमएलए की सुन रही है और जनता की सुन रही है पुलिस, तो इसमें शहर पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? जनता की नहीं सुन रही है, एक पक्ष की सुन रही है। जिस पक्ष की वो मदद करते हैं उसी पक्ष की सुनती है। थाने में एक पक्ष नहीं जाता, थाने में 2 या 3 पक्ष जाते हैं, लेकिन जिसकी पक्ष वो लेते हैं उसके और जिसकी खिलाफत वो करते हैं वो पक्ष नाराज होता जा रहा है। और ये मैसेज जो है शहर में गलत जाता है उनके खिलाफ कि हमें पीटा, हमारी एफआईआर नहीं हुई और हमें न्याय नहीं मिला, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ता है। आज कोई भी आदमी मदद करता है, आज इस बात की मदद तो करता नहीं कि कोई आदमी इंजर्ड है, लहूलुहान है और वो थाने गया और उसकी पुलिस सुनेगी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर वो इंजर्ड है तो पुलिस उसकी सुनेगी। वहाँ सुनील पहलवान को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुनील पहलवान तो उस आदमी के लिए फ़ोन करेगा जिसने उसके इंजरी पहुँचाई है। और जब उस आदमी की आप पक्ष करोगे और उस आदमी की पक्ष नहीं करोगे जो चोटिल हुआ है, तो आपके खिलाफ धीरे धीरे लोग नाराज़ होंगे। बारे में बताइए सर, कालूराम मेघवाल का जो मामला चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, इसके बारे में आप? कालूराम के मामले में मैंने पूरी जांच पड़ताल की है। जिस एंगल से पुलिस जांच करती है उस एंगल से मैंने, जगदीश घोड़ेला और बंटी वाल्मीकि, हमने 3-4 लोगों ने, एक हमारे क्या है कि राजेश निर्वाण हैं और नंदलाल हैं जीणनगर समाज के अध्यक्ष, हम 5 लोगों की टीम ने हर जगह जाकर उनके गांव में जहां मर्डर, जिसको मर्डर कहते हैं, वहां जाकर हमने लोगों से पूछताछ की है। कालूराम बिल्कुल निर्दोष है, उसका मर्डर हुआ ही नहीं, वो आदमी हार्ट अटैक से मरा है। हुआ क्या था सर, शुरुआत से बताएं। अब मैं ये बताता हूँ कि लालगढ़ एरिया में एक लड़की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कुम्हारों का लड़का था, उसने बलात्कार किया, मेघवाड़ों की लड़की थी और उसको मार दिया और खेत में डाल दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और थाने ले आए। उसके बाद लालगढ़ के लोग नाराज़ थे इस कारण से कि दूसरे दिन ही वहाँ एक डकैती हो गई, लालगढ़ गांव में डकैती हो गई। डकैती के बाद लोगों ने वहाँ थाने का के धरना लगा दिया और सर, ये आप जो सरकारी स्कूल के में महिला छात्र के साथ हुआ था दुष्कर्म, उसकी बात कर रहे हैं क्या? जो 8 साल की युवती के साथ हुआ था कि किसी नशेड़ी लड़के ने उसके वो, तो लालगढ़ के आगे डेड बॉडी रख के गांव के लोगों ने धरना लगा दिया। उसमें कालूराम मेघवाल ने मन संचालन किया और मन संचालन में कालूराम ने वहाँ ये कह दिया कि तेजवंत, जो वहाँ के एसएचओ थे, कि तेजवंत अगर तेरी बेटी के साथ बलात्कार होता तो तू कैसा महसूस करता। इस बात को लेके उस एसएचओ ने टीस अंदर रख ली और उस आंदोलन के तहत तेजवंत को हटाकर चुनावड़ थाने में लगा दिया गया। और चुनावड़ थाने में लगाने के 1 दिसंबर को उस गांव के अंदर कालूराम का छोटे भाई का ससुराल है, वहाँ उनके घर कोई गांव का लड़का घुस जाता है, जगदीश नाम का लड़का। और उस जगदीश नाम के लड़के घुसने पे कालूराम के भाई की जो सास है उसने उस लड़के को पकड़ लिया और अपने जवाई को फ़ोन कर दिया, कालूराम के भाई को, कि आप गांव में आओ, हमारे घर में कोई लड़का घुस गया। ये उसका कालूराम का छोटा भाई गांव में चला जाता है। वहाँ जब जाता है तो वहाँ उस अपने भाई को फ़ोन करता है, भाई साहब यहाँ हो, यहाँ वो लड़का अपने घर में घुस गया। और उसने कालूराम जी को फ़ोन करता है। कालूराम जब फ़ोन करता है तो कालूराम कहता है मैं नहीं आता, सुबह आऊँगा। उसके बाद कालूराम का छोटा भाई और उसके परिवार के 5-6 लोग जो घर में घुसा था उसके घर जाके उड़ावना देने जाते हैं, भी तू रात को हमारे घर क्यों आया।
जहाँ वहाँ जब वहाँ उलावना देने जाते हैं उस वक्त उसके चचेरे भाई को अटैक आ जाता है अचानक। ये 10:43 की बात है और वो गिर जाता है और उसको रफ़ीक नाम का एक आदमी है, उसकी कार मंगवाते हैं, उसको गाड़ी में डालकर गंगानगर डेड बॉडी 11:46 पे वहाँ से रवाना होते हैं और इस गंगानगर ले आते हैं करीब 12:15 और कालू राम 11:57 पे उस गांव के अंदर एंटर करता है। मतलब उस गांव से 11:42 पे, मतलब 5 मिनट पहले उस डेड बॉडी को गांव से बाहर निकाल लेते हैं और कालू राम रास्ता भूल के आगे निकल जाता है टोल की तरफ और वापस जब आता है तो ये डेड बॉडी को लेके गंगानगर की ओर होते हैं और वो गांव में घुसता है। मतलब 5 मिनट का डिफरेंस है। इसलिए मैं कहता हूँ कालू राम निर्दोष है और मैंने तफ्तीश की है, कैमरे हैं हमारे पास और एक एक चीज़ का सबूत है मेरे पास कि इस 5 मिनट के गैप टाइम को पुलिस अगर सेट करे। अगर आप कह रहे वो खुंदस की वजह से कालूराम जी की वजह से उसको फंसा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कोई बॉडी पे इंजरी नहीं है। 12:30 उसकी डेथ होती है और 3:20 पे उस डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया जाता है और 12:30 डॉक्टर कहते हैं कि मोर्चरी में रखना है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। उस वक्त वो कहते हैं जी अटैक हुआ, हम तो घर लेके जाएंगे और उस डेड बॉडी को घर ले आते हैं और घर पे सुला देते हैं। 1:30 तेजवंत नेतेवाड़ा गांव में जाता है और वहाँ जाके सारी प्लानिंग करता है और FIR 302 बनाता है और उसके बाद 3 बजे कालूराम को घर से उठाता है और 3:20 पे उसके घर वाले डेड बॉडी को मोर्चरी में जमा कराते हैं। मेरा ये सवाल है आपके इस मीडिया के माध्यम से कि MLC केस के अंदर मर्डर हुआ हो, बॉडी को कोई माई का लाल घर लेके नहीं जाता, चाहे वो मुख्यमंत्री के परिवार की बॉडी क्यों ना हो। हाँ, बिना पोस्टमार्टम के हमारे देश में कानून है। वो डेड बॉडी 12:30 डिक्लेयर होने के बाद और 3:20 ये 3 घंटे बॉडी कहाँ थी, इस बात का अगर वो सरकार हमें जवाब दे दे तो ये निर्णय अपने आप हो जाएगा कि कालूराम दोषी है या निर्दोष है। कोर्ट पे क्या सुनवाई चल रही है? कोर्ट पे आप गए हैं इस मामले को लेकर? कोर्ट की एक अलग प्रक्रिया होती है। कोर्ट में फाइल पेश कर दी, अब 3 महीने के बाद चालान पेश होगा। 3 महीने के बाद चालान के बाद कोर्ट की जंग लड़ेंगे अब कोर्ट? नहीं, हम अभी क्या दिनेश हेमंत से मिले हैं, DG अपने क्राइम है, ADG क्राइम है, हम उनसे मिले हैं। बड़े ईमानदार ऑनेस्ट अफसर हैं और उन्होंने हमें वायदा किया है, मैंने सारी बात उनको बताई है कि साहब वो निर्दोष है। हमें तो सिर्फ 3 घंटे का जो बैक लोग है हमें हिसाब दीजिए कि MLC के अंदर वो बॉडी घर कैसे चली गई। आज हमारे साथ थे महेंद्र जी, इन्होंने बताया, विचारधारा बताई, कम्युनिस्ट की विचारधाराओं से कैसे प्रभाव पड़ता है ये हमने जाना, आंदोलन कैसे होता है, आंदोलन की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में जाना और शहर के जो हालात हैं उसके बारे में जाना। धन्यवाद महेंद्र जी, आप हमारे चैनल में आए और ऐसे बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।